गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 हाउ, व्हेन एंड वेयर। ये हिस्ट्री का चैप्टर है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स को हिस्ट्री का नाम सुनते ही पसीने आ जाते हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट्स। हमें हिस्ट्री पढ़ना है तो डेट याद करने पड़ेंगे, बट ऐसा नहीं है। हिस्ट्री में डेट इम्पोर्टेंट होते हैं और वो इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं उसका इस चैप्टर में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। कैसे हम लोगों ने हिस्ट्री में अलग अलग फेजेस को पीरियडाइज किया वो भी इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो एक बार पैराग्राफ वाइज पढ़ते हैं और समझते जाते हैं। सो हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स? देयर वाज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विद डेट्स। आज अगर हम ही लोग को देख लो तो हम लोग भी ज़्यादातर जो आर्गुमेंट्स होते हैं हमारे डे टू डे कन्वर्सेशन में, तो आर्गुमेंट्स होते हैं कि नहीं यार, जो पिछला जो एनुअल फंक्शन हुआ था वो 23 फरवरी को हुआ था, तो कोई कहता है कि नहीं वो 22 फरवरी को हुआ था। तो ज़्यादातर हमारे जो आर्गुमेंट्स होते हैं वो डेट्स के रिलेटेड होते हैं। तो ऐसा आज से नहीं हो रहा था, ऐसा पहले भी हो रहा था। जो हिस्टोरियंस थे वो क्या करते थे, वो डेट्स के लिए आर्गुमेंट्स करते थे। देयर वर हीटेड डिबेट्स अबाउट द डेट्स ऑन विच रूलर्स वर क्राउन्ड और बैटल्स वर फॉट। ये कौन करते थे? हिस्टोरियंस करते थे। In the common sense notion, history was synonymous with dates. You may have heard people say, I find history boring because it is all about memorizing dates. Is such a conception true? आप लोगों ने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि हिस्ट्री बोरिंग है क्योंकि मतलब उसमें डेट याद करने पड़ते हैं। तो ऐसा कंसेप्शन सही है या नहीं वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। History is certainly about changes that occur over time. So यहाँ पे 1 मार्क का क्वेश्चन छुपा है। क्वेश्चन क्या है? What is history? आप लोग ये लिख लीजिए। What is history? ये आप नोट्स बनाते हुए चलिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। History is about changes that occur over time. It is about finding out how things were in the past and how things have changed. So ये आपका definition हो गया what is history. So question आ सकता है define history या what do you mean by the term history? 1 मार्क का आएगा, है ना? सो आंसर क्या है? हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम एंड इट इज अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, है ना? एज सून एज वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट वी रिफर टू टाइम। वी टॉक ऑफ बिफोर एंड आफ्टर। आप जब भी कोई पास्ट की बात करते हो तो आप किसको कंपेयर करते हो? टाइम। अगर मैं बोलूँ कि 7th क्लास, तो आप क्या बोलोगे? एक टाइम था 1 साल पहले जब हम 7th क्लास में हिस्ट्री पढ़ते थे, है ना? वो थोड़ा टफ था, बट आज जो हम पढ़ेंगे हिस्ट्री वो इजी हो जाएगा, है ना? सो आप क्या कर रहे हो? 7th क्लास की हिस्ट्री को आज की हिस्ट्री से कंपेयर कर रहे हो 8th क्लास की हिस्ट्री के। तो आप क्या कर रहे हो? 1 साल पहले का टाइम और आज का टाइम कंपेयर कर रहे हो। लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चंस about what we see around us. We take things for granted, as if what we see has always been in the world we inhabit. But most of us have our moments of wonder, when we are curious and we ask questions that actually are historical. Watching someone sip a cup of tea at a roadside tea stall, you may wonder, when did people begin to drink tea or coffee? Looking out of the window of a train, you may ask yourself, when were railways built and how did people travel long distance before the age of railways? Reading the newspaper in the morning, you may be curious to know how people got to hear about things before newspaper began to be printed. तो इसमें ऐसा दिया गया है कि एक्चुअली आजकल का जो स्केड्यूल है लोगों का वो बहुत बिजी रहता है, बट अभी जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कोरोना के कारण सब घर पे हैं, तो आजकल सोचने का टाइम सबको ज़्यादा मिल जाता है। आप लोग को भी ज़्यादा ही मिल रहा होगा। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि जो भी चीज़ देखते हैं, जैसे न्यूज़पेपर,
तो हम लोग सोचते हैं कि न्यूज़पेपर यार पहले किसने बनाया होगा, है ना। और सपोज आप लोग अभी फ्री ज्यादा हैं तो कोई टी या कॉफी पीते होंगे, तो टी आप सोचते होगे यार टी कैसे आया होगा, है ना। सो ये सब क्वेश्चन मतलब वैसे बिजी रहते हो तो नहीं पूछते होगे, बट मुझे लगता है कि अभी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करते होगे। सो all such historical questions refer us back to notions of time, but time does not have to be always precisely dated in terms of a particular year or a month. Sometimes it is actually incorrect to fix precise dates to process that happen over a time of period. People in India did not begin drinking tea one fine day. They develop a taste for it over time. There can be no one clear date for a process such as this. Similarly, we cannot fix one single date on which British rule was established, or the national movement started, or changes took place within the economy and society. All these things happened over a stretch of time. We can only refer to a span of time, an approximate period over which particular changes become visible. आप जो मतलब ये सब जो क्वेश्चन है वो एक फिक्स आप उसका टाइम नहीं रख सकते, है ना। ये सब क्या होता है, जो टी जो है सपोज वो ऐसा नहीं कि एक दिन टी पिया तो वो टी का मतलब उसी दिन मतलब आ गया मार्केट में कि एक टी ऐसा हुआ है, नहीं। टी एक ने टेस्ट डेवलप किया, फिर दूसरे ने, तीसरे ने, ऐसे करके ग्रेजुअली टी ने पॉपुलैरिटी गेन की, एंड देन फाइनली उसको कहा गया कि टी अब इंडियन मार्केट पे इस डेट पे आया है। तो ये एक्चुअली क्या होता है, जनरली एक फेज होता है ना। आप उसे सिंगल डेट से डिस्क्राइब नहीं कर सकते, है ना। सो एक क्वेश्चन बन सकता है, वो लिख लीजिए। ये क्वेश्चन है, why it is actually incorrect to fix precise dates to process that happen over a period of time. So ये क्वेश्चन आता है नॉर्मली 5 मार्क का। Why it is actually incorrect to fix precise date to process that happen over a period of time. So इसमें आपको यहां से आंसर लिखना पड़ेगा कि जो प्रोसेस होते हैं वो एक दिन में नहीं आते हैं, उसको एक्चुअली हर एक प्रोसेस टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, एंड उसमें आपको ये टी का एग्जांपल देना पड़ेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, वाई देन डू वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद अ स्ट्रिंग ऑफ डेट्स? दिस एसोसिएशन हैज अ रीजन. There was a time when history was an account of battles and big events. It was about rulers and their policies. Historians wrote about the year a king was crowned, the year he married, the year he had a child, the year he fought a particular war, the year he died, and the year the next ruler succeeded to the throne. For events such as these, specific dates can be determined, and in history, such as the debates about dates continue to be important. अब पहले ही पैराग्राफ में हमने किसके बारे में पढ़ा, एक प्रोसेस के बारे में पढ़ा, है ना। सो इसमें आपका मेन वर्ड क्या है, प्रोसेस। कोई भी प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक डेट नहीं होता है, बट सेकेंड पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे अबाउट इवेंट्स। जब भी कभी कोई इवेंट्स की बात आती है हम लोग उसको कोई ना कोई डेट से लिंक करते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है, तो आप अपना एक डेट लोगे। तो ऐसे ही क्या होता था, जो बहुत पहले रूलर्स थे वो किस दिन पैदा हुए, किस दिन शादी किए, किस दिन मतलब उन्होंने एक पर्टिकुलर वॉर जीता, वो उस रूलर की हिस्ट्री बताता था। सो फॉर एवरी बिग इवेंट्स हिस्टोरियंस हैड एन अकाउंट, जिसके लिए डिबेट होता था। एक हिस्टोरियन कहता था कि नहीं वो इस दिन बैटल जीते हैं
तो दूसरा कहता था नहीं, वो इस दिन बैटल जीते। इसी में क्या होता था, डिबेट होता था। तो आपको एक क्लियर पिक्चर बनाना पड़ेगा कि प्रोसेस के लिए आप एक डेट डिफाइन नहीं कर सकते, पर हाँ इवेंट्स के लिए आपको एक डेट डिफाइन करना पड़ेगा। As you have seen in the history textbook of the past 2 years, historians now write about a host of other issues and other questions. They look at how people earn their livelihood, what they produced and ate, how cities developed and market came up, how kingdoms were formed and new ideas spread, and how cultures and society changed. अभी आप लोग देख रहे होंगे हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में कि हिस्टोरियंस जो है वो दूसरे दूसरे क्वेश्चन रेज करते हैं कि कैसे लोग आए, कैसे लोग रहते हैं, क्या खाते हैं, कैसे सिटीज डेवलप हुई, ये सब। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, विच डेट्स, बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज अ सेट ऑफ डेट्स एज इंपॉर्टेंट। तो ये आपका क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। So इसका आंसर है, the date we select, the dates around which we compose our story of the past are not important on their own. They become vital because we focus on a particular set of event as important. If our focus of study changes, if we begin to look at new issues, a new set of dates will appear significant. इसमें आपको जो कीवर्ड अंडरलाइन करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस, है ना, ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट। दूसरा आपको अंडरलाइन करना है, फोकस ऑफ स्टडी चेंजेस, वी बिगिन टू लुक एट न्यू इश्यूज, अ न्यू सेट ऑफ डेट विल अपीयर। सपोज मैं आपको अपनी एक हिस्ट्री बता रहा हूं कि मैं जस्ट 1 मिनट, हाँ, मैं अपनी एक हिस्ट्री बता रहा हूं कि मैं 22 फेब को पैदा हुआ, ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है। देन 2008 में मैंने 10th किया, 2010 में मैंने 12th किया, 16 अगस्त 2010 में मैंने कॉलेज ज्वाइन किया। देन 4 जुलाई 2014 में मैंने नौकरी करनी स्टार्ट की। तो ये एक्चुअली क्या है, एक सेट ऑफ डेट है जो किसकी हिस्ट्री बता रहे हैं, मेरी हिस्ट्री बता रहे हैं, है ना। सो ये अभी अगर मेरे बारे में बात कर रहे हो तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। बट सपोज हम लोग अपना फोकस चेंज करते हैं, है ना। हम लोग एग्जांपल लेते हैं कोई भी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट ए के बारे में, है ना। सो ए के लिए 22 फरवरी 1993 उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि उस समय वो शायद पैदा भी नहीं हुआ था। उसके लिए उसका डेट ऑफ बर्थ इंपॉर्टेंट होगा। उसके लिए सपोज वो 6th क्लास में कब आया वो इंपॉर्टेंट होगा, उसके लिए वो 8th क्लास में कब आया वो इंपॉर्टेंट होगा, है ना। सो अगर मेरे बारे में बात कर रहे हो तो ये पर्टिकुलर डेट इंपॉर्टेंट है। अगर किसी स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे हो तो उसका डेट ऑफ बर्थ, वो कब 6th क्लास में आया, कब 8th क्लास में आया, वो इंपॉर्टेंट ज्यादा है। उसके लिए ये 22 फरवरी ये सब डेट कोई मायने नहीं रखते। तो बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज अ सेट ऑफ डेट्स, जो हम लोग फोकस कर रहे हैं। सपोज अविनाश सर की हिस्ट्री जाननी है तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, किसी ए स्टूडेंट की हिस्ट्री जाननी है तो ये डेट इंपॉर्टेंट है। समझ आया। अगर हम लोग अपना फोकस चेंज करेंगे तो हमारे डेट भी चेंज होते हैं। सपोज हम लोग बी स्टूडेंट के बारे में जानना चाहेंगे तो उसका डेट ऑफ बर्थ इंपॉर्टेंट है, वो कब फर्स्ट स्टैंडर्ड में आया, कब सेकंड स्टैंडर्ड में, कब 6th स्टैंडर्ड में, कब 8th स्टैंडर्ड में, वो इंपॉर्टेंट है। उसके लिए ना अविनाश सर का डेट इंपॉर्टेंट है, ना स्टूडेंट ए का डेट इंपॉर्टेंट है। इतना समझ आया। सो आगे हम लोग पढ़ते हैं। Consider an example in the histories written by British historians in India. The rule of each Governor General was important. This history began with the rule of the first Governor General, Warren Hastings, and ended with the last Viceroy, Lord Mountbatten.
In separate chapters, we read about the deeds of others: Hastings, Wellesley, Bentinck, Dalhousie, Canning, Lawrence, Lytton, Ripon, Curzon, Harding, Irvine. It was a seemingly never-ending succession of governor-generals and viceroys. All the dates in these history books were linked to these personalities, to their activities, policies, achievements. It was as if there was nothing outside their lives that was important for us to know. The chronology of their lives marked the different chapters of the history of British India. अगर हम लोग हिस्ट्री जो ब्रिटिश हिस्टोरियन ने लिखा है तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे? सपोज हिस्ट्री रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियन, उन लोगों ने मेंशन किया है गवर्नर जनरल, है ना? गवर्नर जनरल के कौन कौन से ऑर्डर में आए थे वो लोग, उन लोग की लाइफ कैसी थी, उन लोग ने क्या पॉलिसीज बनाई थी, क्या अचीवमेंट किए थे, ये सब उस बुक में लिखा हुआ है. तो ऐसा नहीं था कि बुक के बाहर मतलब कुछ चीजें हो ही नहीं रही थी. बट जो ब्रिटिश हिस्टोरियन थे उन लोगों ने फोकस किसके बारे में किया था? अबाउट गवर्नर जनरल्स लाइफ एंड पॉलिसीज एंड अचीवमेंट्स. समझ आया ये? Can we not write about the history of this period in a different way? How do we focus on the activities of different groups and classes in Indian society within the format of this history of governor generals? When we write history or a story, we divide into chapters. Why do we do this? It is to give each chapter some coherence. It is to tell a story in a way that makes some sense and can be followed. In the process, we focus only on those events that help us to give shape to the story we are telling. In the histories that revolve around the life of British governors, the activities of Indians simply do not fit. They have no space. What then do we do? Clearly, we need another format for our history. This would mean that old dates will no longer have the significance they earlier had. A new set of dates will become more important for us to know. अभी इसमें आपको क्या बताया गया कि सपोज ये जो हिस्ट्री लिख रहे थे ब्रिटिश हिस्टोरियंस, वो लोग गवर्नर जनरल के बारे में लिख रहे थे. तब इंडिया में भी इंडियंस लोगों के साथ बहुत कुछ हुआ था, बट वो उनके हिस्ट्री में मायने नहीं रखता, है ना? वो इंडियन हिस्ट्री में मायने रखता है. ओके, सो अगर इंडियन हिस्ट्री पे एक बुक लिखे तो उसमें गवर्नर जनरल के नाम लिखे रहेंगे क्योंकि वो इंडिया में रूल किए थे, बट उनके अचीवमेंट्स पॉलिसी इतने मायने नहीं रखेंगे जितने इंडियंस के रखेंगे, है ना? दूसरा चीज हम लोग ये पढ़ेंगे कि हिस्ट्री में चैप्टर्स क्यों होते हैं. आपको मैं एक चीज बता देता हूँ. चैप्टर्स जो होते हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, ये क्या करते हैं? एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से कनेक्ट करते हैं, है ना? सपोज मैं बिना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको एक कहानी सुनाऊं कि अविनाश सर जो उनकी नौकरी लगी, उसके बाद वो पैदा हुए एंड देन पैदा होते हैं वो रोए थे एंड देन उनके नौकरी में उनको 2 मेडल मिले, तो ये कहानी का एक मतलब नहीं है, है ना? कहानी स्टार्ट कैसे होगी? डेट ऑफ बर्थ से स्टार्ट होगी, फिर स्कूलिंग लाइफ होगी, फिर बाद में करियर लाइफ होगी. तो अगर चैप्टर वाइज पढ़ते हैं तो इसका क्या रहता है? कोहेरेंस. कोहेरेंस मतलब होता है कनेक्शन. समझ आया आपको? तो ये चीज भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा. Why do we write in chapters? So it is to give each chapter some coherence. समझ आया? Now, why do we periodize? In 1817, James Mill, a Scottish economist and political philosopher, published a massive 3-volume work, A History of British India. In this, he divided Indian history into 3 periods: Hindu, Muslim, and British. This periodization came to be widely accepted. Can you think of any problem with the way of looking at Indian history? अभी एक्चुअली क्या हुआ था, जो सबसे पहले हिस्ट्री जो इंडियन हिस्ट्री लिखी गई थी, ओके, हाँ,
सबसे पहले 1817 में जेम्स मिल एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट था एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर था। इसने 3 बुक लिखा था। कौन सा? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। बट जो तीनों बुक डिवाइड किया था ना, वो इसने कैसे कर दिया था? हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। ये लो, अब इंडिया में मतलब एक बुक जो डील करता था वो हिंदू लोग की हिस्ट्री बताता था, एक बुक डील करता था वो ब्रिटिश लोग की हिस्ट्री बताता था, और एक बुक डील करता था वो मुस्लिम लोगों की हिस्ट्री बताता था। मतलब सपोज अगर आपको 1857 में कोई एग्जांपल लिख लेते हैं कि अगर एक हिंदू एक ब्रिटिश से लड़ा, तो इसमें हिंदू की तो हिस्ट्री आपको हिंदू वाले बुक में मिल जाएगी, पर ब्रिटिश का सिर्फ नाम होगा। अगर पढ़ना है तो आपको ब्रिटिश वाले बुक में जाना होगा। तो ऐसे तो ये तो कोई लॉजिक सेंस नहीं बनाता, है ना। इसका ड्रॉबैक तो हम लोग यही समझ लेते हैं कि मतलब ये कोई सेंस नहीं बना रहा था डिवीजन। Why do we try and divide history into different periods? We do so in an attempt to capture the characteristic of a time, its central features as they appear to us. So the terms through which we periodize, that is, demarcate the difference between periods, become important. They reflect our ideas about the past. They show how we see the significance of the change from one period to the next. Mill thought that all Asian society were at a lower level of civilization than Europe. ये जो जेम्स मिल था ना, उसने सोचा था कि जो एशियन सोसाइटी है वो बहुत ही लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन है। मतलब यूरोप कल्चरली बहुत ही मतलब रिच है, और जो अगर एशियन सोसाइटी कहेंगे तो ये इतना सिविलाइज नहीं है जितना यूरोपियन सोसाइटी है। According to his telling of history, before the British came to India, Hindu and Muslim despots ruled the country. Religious intolerance, caste taboos, and superstitious practices dominated social life. British rule, Mill felt, would civilize India. ये ऐसा कहते थे कि ब्रिटिश आने से पहले जो हिंदू और मुस्लिम रह रहे थे ना, यहाँ पे कास्ट वास्ट बहुत था, सुपरस्टिशियस बहुत था, है ना। सुपरस्टिशियस मतलब हम लोग कहते हैं ना कि बिल्ली रास्ता काट देगी, ये सब चीजें बहुत होती थी इंडिया में। पर हाँ, ये जेम्स मिल को ऐसा लगता था कि ब्रिटिश रूल जब आएगा तो वो इंडिया को सिविलाइज कर सकता है। टू डू दिस इट वॉज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर, आर्ट, इंस्टीट्यूशन एंड लॉज इन इंडिया। मिल ऐसा सोचता था कि मतलब यूरोपियन मैनर्स सिखाने पड़ेंगे इनको, इंस्टीट्यूशन मतलब स्कूल्स यहाँ बनाने पड़ेंगे, और वैसा ही लॉ फॉलो करना पड़ेगा। Mill in fact suggested that the British should conquer all the territories in India to ensure the enlightenment and the happiness of the Indian people, for India was not capable of progress without British help. Mill को ऐसा भी लगता था कि ब्रिटिश को पूरे इंडियन टेरिटरी को कॉन्कर कर लेना चाहिए, क्योंकि बिना ब्रिटिशर्स के इंडिया डेवलप नहीं कर सकती। तो यहाँ पे आपका 5 मार्क का क्वेश्चन बन रहा है। Who was James Mill? आप लिख लो, क्योंकि यह क्वेश्चन आता ही आता है। हु वॉज जेम्स मिल? आपको ये आंसर लिखना पड़ेगा कि जेम्स मिल वॉज ए स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर, और उसने 3 वॉल्यूम लिखा था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जो एमसीक्यू में आता है। व्हाट वाज द बुक रिटन बाय जेम्स मिल? द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और 3 वॉल्यूम क्या आती है? हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। नेक्स्ट आएगा व्हाट वाज मिल्स थॉट एंड व्हाट वाज हिज सजेशन। तो आपको ये 5 मार्क का लिखना पड़ेगा, मिल थॉट से लेके ब्रिटिश हेल्प तक, है ना। सॉरी, ये आपको लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन आएगा हु वाज जेम्स मिल एंड व्हाट वाज हिज थॉट एंड सजेशन फॉर इंडिया। अब एक बार ये देखते हैं,
In this idea of history, British rule represented all the forces of progress and civilization. The period before British rule was one of darkness. Can such a conception be accepted today? In any case, can we refer to any period of history as Hindu or Muslim? Did not a variety of faiths exist simultaneously in this period? Why should we characterize an age only through the religion of the rulers of the time? To do so is to suggest that the lives and practices of the others do not really matter. We should also remember that even rulers in ancient India did not all share the same faith. इसमें ये बता रहे हैं कि क्या मतलब हिंदू और मुस्लिम का ऐसे पीरियडाइजेशन करना सही था? तो नहीं, ये गलत था, क्योंकि सब अगर मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से बताऊं, है ना, आज भी आप अगर देखते होगे तो आप ही के क्लास में सबसे पहले अगर रजिस्टर देखोगे टीचर का तो उसमें लिखा रहता है डेट, है ना। डेट मतलब 2010, 2020 और 21। सो 2020 और 21 में जो बैच है उसमें हमें ये भी पता चल गया कि बॉयज कितने हैं एंड गर्ल्स कितने हैं। अगर मैंने एक रजिस्टर बनाया जिसमें सब बॉयज के बारे में है और दूसरा रजिस्टर बनाया सब गर्ल्स के बारे में है, तो आप मुझे बताओ आपके जो क्लास टीचर है उसको कितनी रजिस्टर बनानी पड़ेगी? 2 रजिस्टर। अगर सपोज कोई भी नेक्स्ट क्लास टीचर आता है, उसको एक रजिस्टर ही वो पढ़ता है, तो उसको दूसरे रजिस्टर का तो इंफॉर्मेशन ही नहीं पता पड़ेगा। तो ये तो गलत सिस्टम है ना। तो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश को जो सेग्रीगेट कर रहे थे तो वो गलत था, है ना, क्योंकि उस टाइम बहुत सारी चीजें साइमल्टेनियसली होती है। तो इसलिए सेग्रीगेशन का जो करेक्ट वे है वो कैसे है? टाइम वाइज, है ना। तो टाइम वाइज एक बार देख लेते हैं। Moving away from British classification, historians have usually divided Indian history into ancient, medieval, and modern. This division too was its problem. It is a periodization that is borrowed from the West, where the modern period was associated with the growth of all the forces of modernity, science, reason, democracy, liberty, and equality. Medieval was a term used to describe a society where these features of modern society did not exist. Can we uncritically accept the characterization of the modern period to describe the period of our study? As you will see in this book, under British rule, people did not have equality, freedom, or liberty, nor was the period one of economic growth and progress. Many historians therefore refer to this period as colonial, है ना। तो अगर मैं आपको सिंपल सी एक चीज बताता हूँ कि नॉर्मली हमें करना क्या चाहिए, हमें टाइम वाइज पीरियडाइज करना चाहिए, ये तो हम लोग समझ गए, है ना। बट जब हम लोग टाइम वाइज पीरियडाइज कर रहे थे तो सपोज ये अगर आप देखोगे तो ये हमारा वर्ल्ड का मैप है ना। सो वर्ल्ड एक्चुअली 2 पार्ट में डिवाइड था, एक था ईस्ट और एक था वेस्ट, है ना। नॉर्मली जो इस्तांबुल के इस साइड थे उनको ईस्ट और इस्तांबुल के उस साइड थे वेस्ट। अब हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट लिया था एंशिएंट, मिडीवल एंड मॉडर्न का, ये हम लोगों ने लिया था वेस्ट से। वेस्ट पहले बहुत डेवलप था। सो मॉडर्न मतलब क्या होता था वेस्ट में? मॉडर्न मतलब होता था ग्रोथ ऑफ ऑल फोर्सेस ऑफ मॉडर्निटी, मतलब साइंस भी उधर का डेवलप है, रीजन मतलब रिसर्च भी डेवलप्ड है, डेमोक्रेसी भी है, लिबर्टी भी है एंड इक्वालिटी भी है। तब उसको मॉडर्न कहा जाता था, है ना, उस रीजन को और उस टाइम को। एक ऐसा टाइम पीरियड जहां पे आपका साइंस, रिसर्च, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी डेवलप्ड है, तो उस टाइम पीरियड को क्या कहा जाएगा? मॉडर्न। मॉडर्न के पहले अगर आपकी ये सब कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो वैसे को क्या कहा जाएगा?
मिडीवल, ओके। और एंशियंट मतलब बहुत पास्ट, बहुत पुराना, उसको एंशियंट कहा जाएगा। तो एंशियंट मतलब बहुत पुराना, मिडीवल मतलब जहां पे साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी नहीं है ना, या उसमें से एक भी नहीं है। मॉडर्न मतलब जहां ये सब फीचर्स आ चुके हैं, उसको क्या कहा जाएगा, मॉडर्न कहा जाएगा, ठीक। बट अगर हम लोग वेस्ट में तो ये डेवलप हो चुका था, ईस्ट में देखते हैं, इंडिया में क्या ब्रिटिश के आने से हम लोग, चलिए ठीक है, साइंस ब्रिटिश के समय पे रेलवे ये सब बन रहा था, है ना, तो उसको डेवलप नहीं मान सकते। डेमोक्रेसी मुझे नहीं लगता ब्रिटिश के टाइम थी, है ना, वरना हम लोग फाइट ही नहीं करते, एंजॉय करते उस पीरियड को, है ना। लिबर्टी नहीं थी और इक्वालिटी तो एकदम ही नहीं थी, डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा था। तो उस पीरियड को हम लोग क्या कहेंगे, एंशियंट कहेंगे, बहुत पास्ट नहीं। हम लोग उसे मिडीवल कहेंगे कि ये सब नहीं एग्जिस्ट करता, नहीं। उसको हम लोग मॉडर्न कहेंगे, नहीं। उसको हम लोग ने एक नया टर्म दिया था, कॉलोनियल पीरियड, है ना। उसको हम लोगों ने क्या टर्म दिया था, कॉलोनियल। सो यहां पे हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज कॉलोनियल। In this book, you'll read about the way the British came to conquer the country and establish their rule, subjugating local nawabs and raja. You will see how they established control over the economy and society, collected revenue and made all their expenses, bought the goods they wanted at low prices, produced crops they needed for export, and you will understand the changes that came about as the consequences. You will also came to know about the changes British rule brought about in values and taste, custom and practices. When the subjugation of one country by another lead to these kinds of political, economical, social and cultural changes, we refer to the process as colonization. You will, however, find that all classes and groups did not experience these changes in the same way. That is why this book is called Our Pasts in the plural. अभी आप देखोगे सबजुगेशन वर्ड एक हार्ड वर्ड आपको लग रहा होगा। सबजुगेशन मतलब होता है काइंड ऑफ ओवरलैपिंग, है ना। अगर एक कंट्री ए दूसरी कंट्री के ऊपर ओवरलैप कर देती है और वहां पे बहुत सारे चेंजेस लाती है, देखिए पॉलिटिकली मतलब वहां का गवर्नमेंट चेंज करा देती है ना। इकोनॉमिक मतलब या तो उस कंट्री से सब चीजें ले लेती हैं, जैसे इंडिया से ब्रिटिशर्स ने बहुत कुछ एक्सट्रैक्ट किया था, मनी, रिसोर्सेज, ये सब। तो इकोनॉमिक चेंज भी आते हैं। सोशल चेंजेस वहाँ के कल्चर में चेंज लाती है ना, सोशल एंड कल्चर चेंजेस। सो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं कोलोनाइजेशन। सो आपको ये डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, ये आता है आपका 1 मार्क का क्वेश्चन। तो व्हेन द सबजुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर लीड्स टू दिस चेंजेस ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस, वी रिफर टू द प्रोसेस एज कोलोनाइजेशन। इतना आपको समझ आया? तो एक बार मैं ब्रीफली आपको पढ़ा देता हूँ, है ना, क्या हमने आज पढ़ा। तो सबसे पहले हम लोगों ने डेट का, हिस्ट्री का एक डेफिनेशन देख लिया कि हिस्ट्री क्या होता है, चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि अगर बात प्रोसेस की हो तो वो बहुत ऐसे नहीं कि एक स्पेसिफिक डेट पे डेवलप होता है, प्रोसेस को होने में टाइम लगता है और उसके लिए हम लोग एक फिक्स डेट अगर चूज करें तो वो उसको जस्टिस नहीं करेगा। बट हाँ, हिस्ट्री में बहुत सारे इवेंट्स भी आते हैं। सो बिग इवेंट्स के लिए हम लोग डेट सेलेक्ट करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि डेट सेलेक्ट करने का जो क्राइटेरिया है वो क्या होता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हम लोग सब्जेक्ट कौन सा लेते हैं। अगर सब्जेक्ट में सपोज महाराणा प्रताप का ले रहे हैं तो उसमें महाराणा प्रताप का जन्मदिन, कौन से बैटल जीते, वो इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोग तानाजी का ले रहे हैं तो तानाजी का कौन सा जन्मदिन, कौन सा बैटल लड़ा, वो इम्पोर्टेंट है। सो एज आवर फोकस ऑफ सब्जेक्ट चेंजेस, द डेट टू चेंजेस देयर इम्पोर्टेंस, है ना। उसके बाद हम लोगों ने ये ब्रिटिश हिस्ट्री के हिस्टोरियंस ने जो हिस्ट्री लिखा था उसके बारे में देखा था कि उन लोगों ने गवर्नर जनरल का जिक्र किया था। एंड देन चैप्टर क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो कनेक्टिविटी लाता है। फिर पीरियडाइजेशन कैसे हुआ था, तो पीरियडाइजेशन सबसे पहले जेम्स मिल ने किया था। उसने हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश को कर दिया था। एंड जेम्स मिल का जो थॉट प्रोसेस था वो ये कहता था कि, मतलब जो थॉट था एक्चुअली वो ये कहता था कि जो इंडियंस हैं वो अनसिविलाइज्ड है, वहां पे ब्रिटिश का रूल करना जरूरी है, वरना
कभी भी इंडियन का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इसके बाद जेम्स मिल का जो डिवीजन था उसको लोगों ने अप्रिशिएट नहीं किया। हिस्टोरियंस अपने डिवीजन से आए जिसमें उन लोगों ने टाइम फेज के हिसाब से बांटा, जो कि सही भी था। टाइम फेज के हिसाब से एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न बांटा। बट ये जो टाइम फेज लिया था उन लोगों ने वेस्टर्न कल्चर से लिया था, है ना, वेस्टर्न साइड से लिया था। तो वेस्टर्न में मॉडर्न का डेफिनेशन था, हम लोगों ने पढ़ा था कि मॉडर्निटी मीन्स साइंस, डेवलपमेंट इन साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। तो ऐसा तो इंडिया में था नहीं, है ना। सो इंडिया का जो टर्म दिया गया है, जो पीरियड रिफर किया गया है, वो है कॉलोनियल। अब कॉलोनियल होता क्या है? दैट इज नथिंग बट सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री ओवर अनदर कंट्री, एंड दैट लीड्स टू द काइंड ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर चेंजेस, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कॉलोनाइजेशन। इतना आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।